ईरान पर बदस्तूर अमेरिका और इसराइल का हमला जारी है। 47 साल बाद ईरानी कौम ने एक मुश्किल टाइम देखा। यूरोप, अमेरिका और इसराइल की आंखों में आकर डाकल बात करने वाले आयतुल्लाह अली खामनाई इसराइली और अमेरिकी हमले का निशाना बने, उनको शहीद कर दिया गया है। और अब एक जो रजीम चेंज के हवाले से कोशिशें थी इसराइल की, अमेरिका की, यूरोप की, अब उसकी जानिब बढ़ते हुए फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ईरानी जो कौम है वो मुतहद होकर खड़ी है। एक अवामी सतह पर उसका मुजाहरा भी किया गया। जैसे ही एक अफसोसनाक खबर आई तो दुनिया के डिफरेंट कैपिटल्स की तरह तेहरान में भी और ईरान के तूलो अर्ज़ में बड़ी तादाद में लोग जो है आयतुल्लाह के साथ अपना इज़हार यकजहती करने के लिए मैदान में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप कल रात से इस बात का कह दावा कर रहे थे कि आयतुल्लाह अली खामनाई उनका निशाना बन चुके हैं, लेकिन आज बल्कि रात गए जो है ईरान की भी जानिब से उसका जो है उसको कन्फर्म किया गया इस खबर को कि वो अपने कंपाउंड के अंदर मौजूद थे। अब हमने देखा है कि जब पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी मुजाहरे किए गए हैं। अवामी रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों ने जलाओ घिराव भी किया है और जो उनके मजहबी जज्बात हैं वो भी मजरूह हुए। और साथ साथ जो ईरान के साथ एक मजहबी वाबस्तगी और आयतुल्लाह के साथ एक जो मजहबी वाबस्तगी पाकिस्तान में लोगों की थी उसका इज़हार हमने आज पाकिस्तान के अंदर भी देखा है। अब क्या होने जा रहा है ईरान के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। GCC ममालिक के अंदर दर्जनों के करीब जो मिसाइल हैं वो फायर किए जा चुके हैं। आज भी अगर हम शाम तक भी देखें तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जाकर हिट किया है और कई ऐसे हैं जो डिफरेंट जो आयरन डोम या जो भी वहाँ पर कहने के डिफेंस सिस्टम है उसने उनको नाकारा बना दिया है। अभी कुछ इत्तलात ये भी है कि इब्राहिम लिंकन जो एक उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मौजूद है करीब ही, उसके ऊपर भी ईरान की जानिब से अटैक किया गया है। मिसाइल उसकी जानिब भी भेजे गए हैं। क्या डेवलपिंग जो है सूरत हाल है रीजन के अंदर, ईरान के अंदर, अब जरा इस पर बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता है। चलो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान शफकत साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नल एयर मार्शल रिटायर्ड। सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। और अहमद हसन अल अरबी भी हमें ज्वाइन करेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उसके एक्सपर्ट्स हैं। आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सईद खान साहब, ये बता दें कि जो एक अमेरिकन प्लान था, इसराइल की जो ख्वाहिश थी आयतुल्लाह अली खामनाई के जाने के बाद, क्या जो रजीम चेंज करना चाह रहे थे, सोच रहे थे, तो उसमें कामयाबी मिलेगी? क्योंकि नेतन्याहू तो ईरानियों से मुतालबा कर रहे हैं, उनके सामने एक कहलें अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि सड़कों पर निकलें और ये टाइम आ गया है, आयतुल्लाह चले गए, अब चेंज ले आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, अगले 24 घंटे के अंदर ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि क्या इज़राइल और अमेरिका ने अपनी ख्वाहिश के ऊपर ईरान के ऊपर अटैक किया है या वाकई वहाँ एक अंडरग्राउंड कोई मूवमेंट थी इस रजीम के खिलाफ जिसको वो बढ़ावा देना चाह रहे थे। जो उनकी बातों से इनिशियली लग रहा था वो ये था कि जी के एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड मूवमेंट है और उसको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले 48 आवर्स में हमें ईरान से ऐसी कोई झलक नजर नहीं आती है कि हम ये सोचें कि और हम ये देखें कि क्या कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई की डेथ के बाद क्या कहते हैं ईरान की सड़कों के ऊपर लोग खुशी से निकल आए हैं और वो ये इजराइल और अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उनको इस, लेकिन हमें तो हर चीज उल्टी नजर आ रही है कि ईरान सोग में है और हर कोई जो है वो क्या कहते हैं इस वक्त परेशान है कि जी के आगे किस तरह चीजें होंगी। खामनाई साहब की डेथ के बाद ईरान ने अपने अटैक्स नहीं रोके हैं और वो कॉन्टिन्यूसली कतर और दुबई के ऊपर अटैक्स करे जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उनका कोई इरादा नहीं है डी एस्केलेट करने का। सिमिलरली जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसने हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, और अब वहाँ जो है उन्होंने अभी आप ही की खबरों में मैं सुन रहा था कि उन्होंने जो इब्राहिम लिंकन है उसको भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में जो हम पिछले 48 आवर्स में हम देख रहे हैं, मुझे ईरान से तो कोई रिजीम चेंज वाली सिचुएशन तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि शायद गल्फ जो है इस कॉन्फ्लिक्ट से डिस्टेबलाइज हो जाएगा और वहाँ भी क्या कहते हैं बहुत सारी मूवमेंट्स चलना शुरू हो जाएंगी। सो अमेरिका और इजराइल ने बजाय ईरान को डिस्टेबलाइज करने के अपने इत्तेहादियों को
डिस्टेबलाइज मतलब इसके जो असरात हैं ईरान से बढ़कर पूरी जो कह लें कि जीसीसी ममालिक है, पूरा मशरिक वस्ता है, वो पूरा इसको उसकी हिद्दत और शिद्दत को फील करेगा। इमरान साहब, जो हम देख रहे थे ख्वाहिश थी अमेरिकन की, इसराइल की, और निशाना उनका खामनेई साहब थे, आज निशाना तो उन्होंने लगा लिया, लेकिन जो असल मकसद था रजीम चेंज करना, जिस तरह आज एक स्पोर्ट नज़र आई है हमें ईरान की सड़कों पर, बल्कि मैं तो सब ईरान की बात नहीं करूँगा, दुनिया के डिफरेंट कैपिटल्स की बात करूँगा, डिफरेंट सिटीज़ की बात करूँगा, पाकिस्तान भी देख लें कि किस तरह लोग निकले हैं। तो क्या ये ख्वाब पूरा होगा कि रजीम चेंज, आयतुल्लाह चलेंगे, कोई नया बंदा, कोई नया फेस आ जाएगा? बहुत शुक्रिया आदिल। आपका मसला ये है कि जब जंग शुरू की जाती है तो ऑप्शंस कोई एक नहीं होती, ऑप्शंस मुख्तलिफ होती हैं। रजीम चेंज का जहाँ तक सवाल है, हो सकता है कि रजीम चेंज करना बज़ाहिर तो ये अमेरिका और इसराइल का नारा भी हो, लेकिन उनका टारगेट कुछ और हो। तो मिसाल के तौर के ऊपर क्यास, कि अगर ईरान में क्यास जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है और ख़ामनेई साहब के हमायती और उनके जो मुतासरीन हैं या जो उनके सियासी तौर के ऊपर मुखालिफ थे वो आमने सामने आते हैं, और जिसका कभी इम्कान है कि वो आमने सामने आएंगे और इसमें जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो गालिब आ जाएगा। लेकिन गालिब आने से पहले जो क्यास होगा, जो खाना जंगी की ये कैफियत होगी, ये आप यूँ समझें कि उसमें भी अमेरिका और इसराइल का टारगेट पूरा हो जाएगा। जब कोई किसी मुल्क में क्यास हद से ज़्यादा बढ़ता है, खाना जंगी जब हद से ज़्यादा बढ़ती है, तो सबसे पहले जो चीज़ या जो चीज़ जो नापैद होती है वो स्टेट का ऑर्डर होता है। स्टेट के ऑर्डर के साथ साथ जो सोशल फैब्रिक होता है, जो पॉलिटिकल फैब्रिक होता है, वो ख़त्म होता है। और अगर किसी रियासत का ऑर्डर टूट जाए तो फिर जो वहादत है, यानी कि जोग्राफियाई वहादत और जो नज़रियाती या फिर आप कहें कि रियासती वहादत है, वो भी मुतासिर होती है। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि रजीम चेंज वाला जो अंसर था या जो टारगेट था वो बहुत आसानी के साथ पूरा नहीं हो सकेगा, बल्कि जो खामनेई साहब के चाहने वाले हैं और जिनकी एक तासुर तो ये है कि वो अक्सरियत में हैं, वो मेरा ख़्याल है कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होंगे और ज़्यादा अग्रेसिव भी होंगे। और वो जो लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं, इवन मतलब ख़ुसूसन जो तेहरान या ईरान के अंदर, वो टारगेट होंगे और उनको घरों से खींच के निकाला जाएगा, मुझे ये लगता है। तो वो जो तासुर या वो एक जो ख्वाहिश थी कि रजीम चेंज करके इसराइल और ईरान जो हैं वो अपना कोई हदफ पूरा कर लेंगे, वो तो कम से कम पूरा होता हुआ सरे दस्त नजर नहीं आ रहा, क्योंकि निज़ाम जो है कैपिटेशन जो एक कहा जा रहा था कि आयतुल्लाह चले तो शायद उसके बाद उतनी चीज़ें मजबूत नहीं रहेंगी, लेकिन मामलात उसे बिल्कुल उल्ट इस टाइम ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं कि जो एक आइडियोलॉजी है, जो लेगेसी है उनकी, वो ईरानी कौम ने उसको अभी भी अडॉप्ट कर रखा है। अहमद, ये बताएं कि क्या लगता है कि जो अहदाफ थे अमेरिकन के, इसराइल के, वो पूरे हो पाएंगे ईरान को लेकर के, रजीम चेंज करना या वहाँ पे कोई एक नया सेटअप लेकर आना, या वो जो पहलवी साहब जो बाहर बैठे हैं उनको प्लांट करना ईरान के अंदर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक्स इसराइल ईरान के ऊपर कर रहा है 2020 ऑनवर्ड्स, कासिम सुलेमानी की डेथ हो या फिर उसके बाद उनकी शहादत के बाद ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की शहादत हो, फिर उसके बाद पूरे के पूरे इनके इंटेलिजेंस हेड्स, आर्मी चीफ्स, इनके प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, आज भी कल भी आपने देखा पिछले 24 घंटों के अंदर भी इन्होंने जो सुप्रीम लीडर से लेकर और कितनी टॉप लीडरशिप दोबारा से ईरान की सारी डीकैपिटेट की है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डीकैपिटेशन एंड रजीम चेंज। इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रजीम चेंज के लिए आपको रजीम चेंज के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो डीकैपिटेटिंग के लिए वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। डीकैपिटेटिंग आसान होती है, रजीम चेंज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। रेट्रिक जो पूरी दुनिया के अंदर या बयानियाँ या नैरेटिव जो इसराइल और अमेरिका क्रिएट करता है, वो ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको बुरा दिखा के, फंडामेंटलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट दिखा के ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करता है कि हम रजीम चेंज करना चाहते हैं। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है स्टेट क्राफ्ट की, उनको पता है कि ना ईरान और इसराइल, इन दोनों का जो प्लान है वो उस तरीके से रजीम को चेंज करने का नहीं है। इनका जो प्लान है वो डिफरेंट है। इनका प्लान, इनके अपनी मोटिवेशंस हैं और उसके रास्ते में इन्हें ईरान के अंदर जो भी मिलता जाएगा ये उसको डीकैपिटेट करना चले और डीकैपिटेट करते चले जाएंगे।
प्लान इनका ये है अमेरिका का, फॉर इंस्टेंस अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कह के आया है कि मैं मिडल ईस्ट के अंदर से अपनी फौजों को निकालूंगा। अमेरिका के घर पे इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, $38 ट्रिलियन का कर्जा, और अभी आप देखेंगे कि किस तरीके के, आप अभी जब हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, अमेरिका के डिफरेंट शहरों में प्रोटेस्ट अनाउंस हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो ये ईरान वाली जंग है इसके खिलाफ, और आप देख रहे हैं कि पॉपुलर सेंटिमेंट भी ये है अमेरिका के अंदर कि ये जंग अहमद यार डोनाल्ड रुकिएगा, ट्रंप को नहीं लड़नी। प्लान आप जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रजीम चेंज मकसद नहीं था ईरान में, तो मकसद था क्या अमेरिका का, इजराइल का? थोड़ा इसको बताइएगा। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, रजीम चेंज जिस तरीके से ये पोर्ट्रे करते हैं, रजीम चेंज को जिस तरीके से ये पोर्ट्रे करते हैं वेस्टर्न मीडिया में, वो इनका मकसद नहीं है। जो मोटिवेशन है इनकी वो अल्टीरियर मोटिवेशंस हैं। अच्छा, अब अमेरिका मिडल ईस्ट से निकलना चाहता है, इट्स अ फैक्ट कि अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि जब इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि मैं मिडल ईस्ट से अपने रिसोर्सेज को निकालूंगा, क्योंकि जो अमेरिका फर्स्टर्स है वो कहते हैं कि अमेरिका अगर मिडल ईस्ट में ज्यादा देर बॉग डाउन रहा तो अमेरिका बिल्कुल डिरेंज हो जाएगा। और अमेरिका अपनी जगह जो सिक्योरिटी एपरेटस उसने मिडल ईस्ट के अंदर रखा हुआ है, अपनी जगह वो इसराइल को देना चाहता है। इसराइल आइडेंटिफाई कर रहा है, इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका मजीद रुके, अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आए, अमेरिका मजीद इसराइल के बिहाफ पे जंगे लड़े। अमेरिका कहता है मैंने निकलना है, और इसराइल ने अमेरिका के आगे ये शराइत रखी है कि ये हर्डल्स हैं मेरे सिक्योरिटी गारंटीज लेने में, जब तक तुम इनको खत्म नहीं करोगे तुम निकल नहीं सकते। और यही जो एपैक की लॉबी है वो अमेरिका को फोर्स कर रही है कि वो इसराइल का ये प्रेशर टैक्टिक्स वो अमेरिका के घर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सो उसी इसराइल की सिक्योरिटी गारंटीज के दरमियान में ईरान के सुप्रीम लीडर्स खड़े थे, सुप्रीम लीडर की जो सारे उनके फॉलोअर्स हैं वो खड़े थे। लेकिन जहां तक रजीम चेंज की बात है वो तो बिल्कुल भी अभी पॉसिबल नहीं है। जो थोड़ी बहुत आपको वो आज हमने उसका अमली मुजाहरा हमने देखा कि पूरा ईरान जो है वो सोग में डूबा हुआ है, वो अपनी जो मौजूदा क़यादत है उसके साथ भी इज़हार यकजहती कर रहा है, और आयतुल्लाह जाने से पहले एक कह लें कि अपनी जो सेकंड थर्ड लीडरशिप है वो अनाउंसमेंट कहते हैं पूरा एक चेन ऑफ कमांड जाने से पहले ईरान को मालूम था कि अमेरिका और इजराइल का अज़ाइम क्या है। ठीक है सैयद खान साहब, एक बात हो रही थी कि ईरान ने जो जवाब दिया वो GCC ममालिक में जो अमेरिकन बेसिस थी उनको निशाना बनाया, लेकिन दीगर जो अमेरिकन असासे जिस तरह अभी इब्राहिम लिंकन की हमने भी बात की कि उसको अब आकर अटैक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो क्या ईरान ने जो जिन जगहों को, जिन अहदाफ को निशाना बनाया, 14 के करीब जो बेसिस थी, क्या वो ठीक टाइम पे उनको हिट किया कि पहले जिस तरह इब्राहिम लिंकन या इस तरह की जो इंस्टॉलेशन थी इनको हिट करना था? ये तो देखिए एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और इसके ऊपर किसी को एक मुस्तनद स्टेटमेंट देना जरा मुश्किल होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो ईरान है, खान साहब ये कहा गया ना कि ईरान ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट खो दी सऊदी अरेबिया की, UAE की, GCC ममालिक की अपने इस एक्ट के बाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन पहली बात यह है कि कितनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनको हासिल थी। क्या जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनको हासिल थी, क्या ये अरब कंट्रीज अमेरिका को और इजराइल को रोक सके कि वो ईरान के ऊपर हमला ना करें? आप इस एंगल से भी इसको देखने की कोशिश करें। सो एज सच आई डू नॉट थिंक कि क्या कहते हैं कि ये जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या कहते हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका को रोकने की कोई बड़ी यानी कि कोशिश की होगी जिसको अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया। देखिए अहमद साहब ने जो बात की है मैं उसको जरा थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा इससे पहले कि मैं उनकी अटैक स्ट्रेटजी के ऊपर कमेंट करूं। देखिए आप 2000 से ये देख रहे हैं कि जो इजराइल है वो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के ऊपर है, वो एक ग्रेटर इजराइल के ऊपर काम कर रहा है, और उसके लिए उसने जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो उसको पहले नेबर करती थी, लाइक लेबनान, सीरिया, इराक, इन सब को उसने डिस्टेबलाइज किया और उधर उन्होंने उनको बिल्कुल वीक कर दिया, कभी सैंक्शंस लगवा के, कभी खुद अटैक करके, कभी कुछ। अब वो सेकंड टियर के ऊपर है, और जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं लाइक लीबिया, लाइक ईरान, इनको वीक किया जा रहा है ताकि कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो इनके मुकाबले पे खड़ी ना हो सके। ठीक है ना, ये उनका ग्रेटर इजराइल प्लान है जिसकी वो पिछले 25 साल से कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों को बिल्कुल किसी इस बदगुमानी में नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो हैं क्या कहते हैं सूनर और लेटर उनके निशाने पर नहीं होंगे। ठीक है ना, जब वो ईरान को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान की बारी आएगी जो इस्लामी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है।
जहां तक आपने अटैक की बात की, मेरे ख्याल में जो पहले 24 आवर्स जो थे उसमें ईरान जो था वो कोशिश ये कर रहा था कि किसी चीज डी एस्केलेशन की तरफ चली जाए, लेकिन ये प्रोबेबली इरादा नहीं था अमेरिका और इजराइल का। वो चाहते हैं अभी के क्या कहते हैं कि हम ईरान को स्ट्रक्चरली काफी वीक कर दें, और उसके लिए जरूरी है कि वो अपने जहाजों से उसकी बम्बार्डमेंट करते रहे। सो उनको यानी कि इसलिए उन्होंने भी अपनी, अगर आप उनके टारगेट्स को देखें तो वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं, और ईरान जो है वो भी अमेरिकन और इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं। आज जब आयतुल्लाह खामनाई की डेथ हो गई, और अब जो गेम है वो मेरा ख्याल है कि तेहरान से ज्यादा अब IRGC के हाथ में चली गई है, और IRGC जो है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है। तो जो IRGC है उन्होंने अब अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक करना शुरू कर दिया है, और वो ये कोशिश करेंगे कि वो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं तबाह कर सकते तो उसके साथ जो शिप्स हैं उनको इतना डैमेज कर लें कि वो किसी तरीके से उसको अपनी विक्ट्री जाहिर कर सकें। सो ये जंग स्लोली एंड ग्रेजुअली फैलेगी, इसमें टारगेटिंग स्लोली होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ममालिक इसके अंदर घुसते चले जाएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कभी जरूरत थी तो आज है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अपनी पावर को इस्तेमाल करे और किसी तरह इन दोनों को स्टेप बैक करने का कहे। ठीक है, लेकिन देखें ना, क्या इतनी कैपेबिलिटी है ईरान की कि कितने दिन तक वो इस पूरी सूरत हाल से सस्टेन कर सकता है, निकल सकता है। ठीक है इमरान साहब, मिडल ईस्ट पूरा, वहाँ पर दुनिया भर से आप देखा हमने कि पैसा आया, अरबपति आए, वो दुनिया में कहने के महफूज तरीन जगह मानी जाती थी रहने के लिए। अब तो यूरोपियंस वहाँ आके रहते थे, अमेरिकन वहाँ आके जो है रहते थे, बिजनेस करते थे। लेकिन इस पूरी जंग का मिडल ईस्ट पे क्या असर होगा? जो पूरी इकॉनमी, जो पूरी दुनिया से पैसा वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता नजर आता है वहाँ से, मतलब अगर ये जंग लंबी चलती है। देखें, ये सिर्फ आपको जो है वो मिडिल ईस्ट में जो एक तरह से कहें कि अमेरिकन जो उनके एलाई हैं वो अच्छे खासे डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ुसूसन जो UAE है, या उससे भी अगर आप आगे जाएं तो जो दुबई है, वहाँ पर जो जिस तशख़्ख़ुस की आप बात कर रहे हैं, या जो उनका जो तासुर कायम हो चुका था कि वो दुनिया के सबसे महफूज मकामात हैं, ईरान का जो नुकसान होना है वो तो होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अमेरिकन एलाइज जो हैं इनका ज़्यादा नुकसान होगा, और ये भी अमेरिका के नुकसान का ही एक तरह एक आप उसको एक कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली अमेरिका को ही नुकसान है। तो जंग, जिस तरह जनाब सईद साहब ने कहा कि ये जो जंग है ये ज़्यादा देर चलेगी तो मसले मसाइल होंगे और भी ममालिक आएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जंग अगर ज़्यादा चलती है तो ईरान से ज़्यादा नुकसान बड़ी इकॉनमीज़ को होने का खदशा है। और ये पूरी, ये तो जो रियासतें हैं ये तो पेट्रोलियम पैदावार की वजह से, और ये दूसरी जानिब ये अपने आप को एज ए इकोनॉमिक कैपिटल के तौर पे अपने आप को पेश करती थी। दुनिया भर से हम देख रहे हैं कि पैसा वहाँ पे आ रहा है। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अहमद अरबी से इसके ऊपर जवाब देंगे।